एमपी के हर विधानसभा में होंगे 100 करोड़ विकास कार्य। सीएम ने विधायकों को इसके निर्देश भी दे दिए हैं। अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। 4 साल के लिए विकास का रोड मैप तैयार करने को कहा है। 60 करोड़ रुपए राज्य और 40 करोड़ रुपए विधायक सांसद निधि से मिलेंगे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पिछले कुछ दिनों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लगातार संभागवार विधायकों के साथ बैठक चल रही है। उसी बीच ये बड़ी जानकारी कि अब हर विधानसभा में होंगे 100 करोड़ विकास कार्य। 100 करोड़ के विकास कार्य होंगे और सीएम ने विधायकों को इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सबको कहा है विजन डॉक्यूमेंट बनाना है। क्या है इस पर पूरी जानकारी, उसके लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का, मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, विजन डॉक्यूमेंट ये शब्द जो है बहुत सुनाई दे रहा है अब कल से। अब इसमें क्या खास बातें हैं वो समझा दीजिए। देखिए, मोहन यादव सरकार ये चाहती है कि हर विधानसभा वार विकास किया जाए और विकास कैसे होना है ये विधायक खुद तय करेंगे। उसके लिए बाकायदा विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा गया है और विजन डॉक्यूमेंट पे क्या बेहतर हो सकता है और स्थानीय स्तर पर लोगों की क्या मांग है, ब्रिज, सड़कें, तमाम सारी सुविधाओं को जनता के बीच करना चाहती है। ऐसे में कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार के तमाम संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भोपाल के और नर्मदापुरम के विधायक भी मौजूद रहे और सभी विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी की गई। और मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर विकास करने के लिए सरकार उन्हें हर विधानसभा में 100 करोड़ रुपए देगी और सरकार ने इसका पूरा खाका भी तैयार किया कि आने वाले 4 सालों में विधायक और सांसद निधि से 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और सरकार 60 करोड़ रुपए देगी। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल है कि सरकार इतने बड़े विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हर विधानसभा में अगर अलग अलग विजन डॉक्यूमेंट बनता है तो इसके लिए फंड कहां से आएगा? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि 4 साल लगेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में 4 साल कम नहीं, 4 साल का वक्त भले ही तय किया गया है, लेकिन इसमें करीब 10 साल लग सकते हैं क्योंकि 100 करोड़ की राशि हर विधानसभा में खर्च करनी है। तो ऐसे में सरकार के पास भारी भरकम बजट होना चाहिए। और हाल ही में जो बजट पेश किया गया है, क्या ये विकास कार्यों का जो ब्यौरा है वो उसमें लिया गया है? ये 100 करोड़ की राशि जो है उस बजट में कुछ इसका जिक्र है? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए मिली, 5 दिन की कार्रवाई थी। जो विभागवार मदों पे चर्चा होनी थी वो फिलहाल हुई नहीं, यानी कि किस विभाग को कितना बजट दिया जा रहा है इस पे ज़्यादा कुछ चर्चा हुई नहीं। हालांकि सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसमें सरकार ने भारी भरकम बजट रखा है। लेकिन अगर अब विधायकों से 100 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ साथ विजन डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो क्षेत्र में विकास के लिए सरकार को अतिरिक्त केंद्र सरकार से पैसे लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सांसद निधि का पैसा केंद्र सरकार की तरफ से आता है, लेकिन राज्य में विधायक निधि का पैसा तो सरकार को ही देना पड़ता है। इस हिसाब से केंद्र सरकार की मदद के बिना ये 100 करोड़ की हर विधानसभा खर्च करने वाली बात विकास को लेकर ये फिलहाल हजम होती दिखाई नहीं दे रही है अंजलि, क्योंकि तो विकास कार्य के लिए तत्पर है मोहन यादव सरकार, लेकिन बजट की थोड़ी डगमगाहट देखी जा रही है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, बढ़ती हूँ अगली खबर की ओर। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जयपुर जाने वाले हैं। शाम 5:30 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सुबह भदभदा रोड स्थित जवाहर झील बाल उद्यान पहुंचेंगे। जवाहर झील बाल उद्यान के जीर्णोद्धार संबंधी कार्यों का करेंगे अवलोकन। तो जयपुर का खास दौरा रहने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का शाम 5:30 बजे जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां के तमाम स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुबह बदबदा रोड स्थित जवाहर झील बाल उद्यान पहुंचेंगे और उसके बाद जवाहर झील बाल उद्यान के जीर्णोद्धार संबंधी कार्यों का अवलोकन भी करेंगे। तो वहीं एक और बड़ी खबर ये है, रेलवे से जुड़ी है। एमपी में रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर ये बड़ी खबर है कि परिवहन विभाग अब नहीं करेगा मॉनिटरिंग। राज्य सरकार ने नोडल एजेंसी का किया है बदलाव। अब रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स की लोक निर्माण विभाग करेगा निगरानी। मोहन कैबिनेट ने पिछले दिनों लिया था ये फैसला। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है इसको लेकर नोटिफिकेशन। लोक निर्माण विभाग ही रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र और राज्य के बीच अब
समन्वय बिठाएगा। तो देखिए, एमपी में रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। परिवहन विभाग जो कि मॉनिटरिंग करता था, अब वो जो जिम्मा है वो लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी विवेक पांडे का। लगातार बने हुए मेरे साथ। विवेक, परिवहन विभाग से हटाकर यह जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है, ऐसा किन चीजों को देखते हुए किया गया और उसके फायदे क्या होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में रेलवे से जुड़े हुए कई सारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसमें रेलवे लाइन के ऊपर बनने वाले एफओबी, आरओबी शामिल हैं और अभी तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास ये पूरी जिम्मेदारी होती थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया है। यानी कि अब पीडब्ल्यूडी ही केंद्र सरकार के बीच में समन्वय बनाएगी रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो पीडब्ल्यूडी की अहम भूमिका होती है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास पहले जिम्मेदारी थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ये जिम्मेदारी छीनकर अब लोक निर्माण विभाग को दे दी गई है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग सिविल सेक्टर से जुड़ा हुआ है और सिविल कार्यों को लेकर राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। और यही वजह है कि काम में देरी ना हो और कई सारे बड़े आरओबी और एफओबी समय रहते पूरे कर लिए जाए, इसलिए पीडब्ल्यूडी के पास ये जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले दिनों मोहन सरकार ने ये फैसला किया था और ये कहा था कि कैबिनेट के भीतर ही प्रस्ताव लेकर आया गया था कि पीडब्ल्यूडी के पास ये रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट दे दिए जाए, क्योंकि जमीन अधिग्रहण सहित कई और मामले राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे ठीक है, परिवहन विभाग से अब ये जिम्मेदारी जो है वो लोक निर्माण विभाग को शिफ्ट कर दी गई है। इसके अपने सिविल फायदे भी देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में अब जुट गई है मोहन सरकार। साल 2025 में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सीएम 13 जुलाई को मुंबई में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात और एमपी के उद्योगपति से भी करेंगे चर्चा। एमपी और महाराष्ट्र के निवेशकों के बीच ये बैठक मुंबई में होगी। और बता दें कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 6 महीने पहले सरकार ने शुरू कर दी है तैयारी। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में होने वाली है, लेकिन उससे पहले सीएम 13 जुलाई को मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही साथ एमपी और महाराष्ट्र के निवेशकों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। देखिए, पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा बाथरूम साफ कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था और उसकी खूब तारीफ भी हुई थी। लेकिन अब हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसकी अब आप तारीफ नहीं करेंगे बल्कि प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे। ये वीडियो भी रीवा का ही है, जहां सफाई कर्मी का बिना ग्लव्स के बाथरूम साफ करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें सफाई कर्मी उमेश समुद्रे बिना ग्लव्स के बाथरूम साफ कर रहे हैं। वीडियो ग्रामीण की सेवा संभाग रीवा में कार्यरत सफाई कर्मी का है। सफाई कर्मी ने बताया कि उसे विभाग से किसी तरह के सेफ्टी ग्लव्स और अन्य सफाई से संबंधित सामान नहीं मिलते हैं, जिसके कारण वो हाथ से सफाई करने को मजबूर है। लेकिन इस ओर प्रबंधन का कोई भी ध्यान नहीं है। अब सामग्री हो गया, कभी मांगते हैं तो हो गया महीना 2 महीना रहे के सालों में फिर मिलता है, नहीं तो फिर अपने से फिर हम ला के फिर करते हैं। कभी कभी नाइल ले आए, कभी हार्पिक ले आए और नहीं कभी मैडम दे दिए, कभी वहाँ दे दिए, वहाँ देते हैं फिर यहाँ नहीं देते, मतलब ऐसे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक तिवारी, रीवा से फोन कॉल पर जुड़े हैं। विवेक, पिछले दिनों हमने देखा था सांसद जी पहुंचे थे, जनार्दन मिश्रा जी, उन्होंने सफाई भी की, उन्होंने एक दिन सफाई की, लेकिन वो लोग जिनका रोज का ये काम है, वो सफाई कर्मी जिनका रोज का ये काम है, उनके लिए इतनी बड़ी लापरवाही कैसे देखी जा सकती है? बिल्कुल अंजलि, आप ठीक कह रही हैं कि जब रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ था तो लोगों ने तारीफ की थी सफाई अभियान की उनकी। लेकिन ये स्थितियां जब डेली बेस में जो काम करने वाले सफाई कर्मी हैं जब उनमें देखने को मिलती है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण भी कहा जा सकता है, क्योंकि सफाई कर्मी लंबे समय से सफाई करते हैं लेकिन उनको सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए जाते। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा का ये एक वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जो यहाँ पर ये कर्मचारी है उमेश समुद्रे, जो लंबे समय से सफाई कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि उनको सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं मिलते, ना तो ग्लव्स मिलते हैं और वो ऐसे ही हाथ से डेली सफाई करते हैं। और इसमें सुरक्षा के, क्योंकि सफाई के साथ साथ जो वहाँ पे कीटाणु होते हैं वो भी तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इनका सामना इन सफाई कर्मियों को डेली करना पड़ता है। तो एक मानवाधिकार के उल्लंघन की भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह सफाई कर्मी अपने हाथों से सफाई करते हैं, उसका उपयोग वो हर तरह के काम में करते हैं, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि विभाग के द्वारा कोई भी
सफाई के लिए ना तो ग्लव्स दिए जाते हैं, ना ही कोई सुरक्षा की व्यवस्था की बिल्कुल, और ये मानवाधिकार का भी मुद्दा है। ऐसे में अब जब विस्तार न्यूज ने इस खबर को उठाया है तो उम्मीद है कि प्रशासन का ध्यान इस ओर जाएगा और वो कुछ करेंगे इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, लगातार चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इंदौर में अब कमबैक की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पर मैराथन बैठकों के जरिए कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ हार के कारणों पर मंथन किया बल्कि बीजेपी को घेरने की रणनीति भी बनाई है। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और लोकसभा चुनाव में हुए दल बदल के बाद कांग्रेस के सामने इंदौर की राजनीति में दमदारी के साथ वापसी करने की चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस अब बीजेपी के फॉर्मूले पर ही इंदौर की सियासत में वापसी करने की रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इंदौर कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। मौका था कांग्रेस की मंथन बैठक का, जिसमें पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को न सिर्फ संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी पूरी ताकत के साथ मोर्चा खोलने की बात पर भी जोर दिया। यहाँ का संगठन किस तरीके से मजबूत हो, पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, वार्डों पे, ब्लॉकों पे कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट चला है, जिसके तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस मजबूती के साथ यह लड़ रहा है, निश्चित तौर पे सराहनीय विषय है। विषम परिस्थितियों के बाद भी या लगातार कांग्रेस में लोकसभा चुनाव की बात करें तो नोटा के बहुत अधिक वोट मिले, तो यहाँ पूरे देश की कांग्रेस संगठन की निगाहें हैं। तो इंदौर को एक मजबूत संगठन देने के लिए हम लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सबसे बात करें। आदरणीय जीतू पटवारी जी की मंशा है कि कैसे संगठन में कसावट लाई जाए, कैसे बूथ स्तर से हम आगे बढ़े। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो संगठन में रुचि रखते हैं, हम उनको कंटिन्यू करेंगे और जो नहीं करना चाहते उनको बिल्कुल हटाया जाएगा। उसके बाद अंत में ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के बाद शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में संगठन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है और यही वजह है कि मैराथन बैठकों में भी गिनती के ही कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, कांग्रेस करारी हार के बाद पूरे मध्य प्रदेश में संगठन की मंथन बैठक कर रही है। इंदौर के अंदर भी आज पूरे सब विधानसभाओं की बैठक है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ना इन बैठकों में कोई नेता आ रहा है, ना कार्यकर्ता आ रहा है, कोई नजर नहीं आ रहा है। हर विधानसभा की बैठक में 5-5, 6-6 लोग, खाली पड़ा है गांधी भवन। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, कोई मंथन करने को तैयार नहीं। कांग्रेस की ये दुर्गति हो गई कि न ढूंढे से उसको नेता मिल रहे हैं, न कार्यकर्ता मिल रहा है। बड़ी बुरी दुर्गति है और आज की बैठकों से नजर आ रहा है कि कांग्रेस का क्या हाशिर होने वाला है। मध्य प्रदेश में सियासत के गढ़ कहे जाने वाले इंदौर में कांग्रेस वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मैराथन बैठक का कार्यकर्ताओं पर कितना असर नजर आता है। इंदौर से विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट। और अब प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट दे दें आपको। एमपी में 3 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में रीवा, जबलपुर समेत 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के पूर्वी जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 14 और 15 जुलाई से प्रदेश में झमाझम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। जो सिस्टम है, मानसून सिस्टम, वो ढीला पड़ गया है, लेकिन 3 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटों में रीवा, जबलपुर समेत 24 जिलों में येलो अलर्ट है और आज प्रदेश के पूर्वी जिलों में मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं 14 और 15 जुलाई से प्रदेश में झमाझम बारिश की उम्मीद जताई गई है।